महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन इसको लेकर बहस जारी है। जाहिर है, जहां कुंभ की बात होगी वहां गंगा की बात भी होगी, और गंगा पर बहस बहुत पुरानी है। भारत रत्न और असमिया गायक, संगीतकार और कवि भूपेन हजारिका का एक गीत गंगा बहती हो क्यों भारतीय समाज के सामाजिक अन्याय, जातिवाद, गरीबी और शोषण पर तीखा सवाल उठाता है। गंगा नदी को भारत में पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भूपेन हजारिका ने इसी गंगा से सवाल किया कि जब समाज में इतना अन्याय और भेदभाव है, तब भी वो निर्लज्ज होकर बहती क्यों जा रही है। आज जब गंगा खुद ही संकट में है, इसे लेकर ही झूठ बोले जा रहे हैं, तब इस गाने में हजारिका और क्या जोड़ते समझ से परे है। वो गंगा की बदहाली पर निराशा जताते या इस सिस्टम को साफ न कर पाने के लिए फिर गंगा को ही कटघरे में खड़ा कर देते। वैसे क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में हम कहां तक गंगा का पानी पी सकते हैं, या गंगोत्री, गौचर, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी में क्या है गंगा के हाल। नमामि गंगा के नाम से कहां उत्तराखंड में करोड़ों रुपए डकारे जा चुके हैं। एनजीटी ने क्यों उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों पर क्रिमिनल केस करने को कहा। क्या उत्तराखंड में गंगा नदी का पानी किसी तरह के खतरे में है। आखिर कैसा है उत्तराखंड में गंगा का पानी। नमस्कार, मैं मंजुल। आज की रिपोर्ट में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियों की। 4100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी और टेहरी से होती हुई भागीरथी 205 किलोमीटर चलने के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यह अलकनंदा नदी सतोपंथ और भगीरथखर ग्लेशियर से देवप्रयाग तक 190 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी जलधारा ही पवित्र गंगा है। भारत के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 50% इसी गंगा बेसिन में है। 11 राज्यों में फैले गंगा बेसिन में रहने वाले 500 मिलियन लोगों में से 200 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गंगा बेसिन भारत के जीडीपी में लगभग 40% का योगदान करते हैं। इसके अलावा गंगा करीब 140 तरह की मछलियों का घर भी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका 5वां हिस्सा यानी लगभग 450 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य के भीतर बहता है। पहाड़ की परंपरा और संस्कृति का ही नतीजा है कि पूरी गंगा नदी का सबसे साफ पानी हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में है। आखिरी जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के अंदर गंगा बेसिन में बसे 80 वैधानिक नगरों में करीब 30 लाख शहरी आबादी रहती है। ये तो हुई ज्ञान की बात, अब आते हैं मुद्दे पर। हाल ही में खबर आई थी कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा नदी का पानी पीने लायक नहीं रहा। वैसे उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि काफी लंबे समय से ही ऋषिकेश के बाद गंगा नदी का पानी आचमन लायक भी नहीं रहा है। यानी उत्तराखंड का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानता है कि ऋषिकेश के बाद गंगा नदी का पानी सीधे नहीं पिया जा सकता है। यहां आपको दुनिया में सबसे मीठे पानी वाली गंगा की शुद्धता से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। उमा भारती के जल संसाधन मंत्री रहते समय भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया गया था, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि मुगल बादशाह अकबर या तो गंगा का शुद्ध पानी पीता था या फिर सामान्य पानी में गंगा का पानी मिलाकर पीता था। हालांकि एफिडेविट में इस तथ्य का कोई सोर्स नहीं था। इतिहास के पन्नों में गंगा की शुद्धता से जुड़ी एक और घटना दर्ज है। अंग्रेज भारत आते समय अपने देश का पानी लाते तो भारत आने तक सड़ जाता था, जबकि गंगा का पानी ब्रिटेन पहुंचने के बाद भी साफ रहता था। गंगा के पानी की शुद्धता का वैज्ञानिक पक्ष अंग्रेजों के समय की एक घटना से साबित होता है। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात एक ब्रिटिश डॉक्टर अर्नेस्ट हैंकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। 2016 में गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए नेरी संस्था ने एक अध्ययन किया। उसने पाया कि गंगा नदी में लगभग 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज थे। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को मारता है। इससे गंगा के पानी की शुद्धता बनी रहती है। शायद यही कारण है कि गंगा नदी के पानी में बाकी नदियों की अपेक्षा वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरी नदियों की तुलना में गंगा में गंदगी को हजम करने की क्षमता 20 गुना अधिक पाई जाती है। जहां देश की और नदियां 15 से लेकर 20 किलोमीटर के बहाव के बाद खुद को साफ कर पाती हैं, वहीं गंगा महज 1 किलोमीटर के बहाव में खुद को साफ कर लेती है। गंगा की जिस शुद्धता की हम बात कर रहे हैं वो आज तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बरकरार है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। पिछले साल ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मूक दर्शक बना है और गंगा में अनुपचारित सीवेज बहाने की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। एनजीटी ने गंगा में अनुपचारित सीवेज डालने की रोकथाम में विफल रहने के लिए उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इससे पहले भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में भी खुलासा हुआ है कि अलकनंदा और भागीरथी के पानी को सेहतमंद बनाने वाले मित्र जीवाणु यानी माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स प्रदूषण के कारण तेजी से विलुप्त हो रहे हैं।
वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी उनियाल की देखरेख में डॉक्टर निखिल सिंह और अन्य ने अलकनंदा नदी में माणा से लेकर देवप्रयाग तक और भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक अध्ययन किया। शोध में पाया गया था कि भागीरथी नदी में गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कई स्थान पर या तो मित्र जीवाणु पूरी तरह गायब हैं या उनकी संख्या बेहद कम है। यही स्थिति अलकनंदा नदी में माणा से लेकर देवप्रयाग तक पाई गई है। यह अध्ययन ईपीटी के मानकों पर किया गया। यदि किसी नदी के जल में ईपीटी इंडेक्स 20% पाया जाता है तो इससे साबित होता है कि जल की गुणवत्ता ठीक है, और अगर ईपीटी इंडेक्स 30% से ज्यादा है तो इसका मतलब जल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों में कई जगहों पर ईपीटी का इंडेक्स 15% से भी कम पाया गया। पवित्र गंगा के प्रदूषित होने की जो खबरें पहले उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से आती थी, वो अब उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से होते हुए पहाड़ चढ़ने लगी हैं। पिछले कुछ सालों से पहाड़ में गंगा के प्रदूषित होने की खबरें बढ़ी हैं। गंगा की ये स्थिति तब थी जब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के शुरुआती 6 सालों में यानी 2022 तक लगभग 482 करोड़ रुपए उत्तराखंड में खर्च किए जा चुके थे। पिछले साल आए एनजीटी के फैसले में कहा गया कि हर जिले में संबंधित लोकल बॉडी घरेलू और औद्योगिक सीवेज को सीधा गंगा या उसकी सहायक नदियों में गिरा रहे हैं, जिसके कारण नदी प्रदूषण हो रहा है। कुछ जगहों पर नदियों में गिराए जाने वाले सीवेज का उपचार हो रहा है तो कुछ जगहों पर आंशिक तौर पर सीवेज की निकासी की जा रही है। एनजीटी ने यह भी कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर्यटन सीजन में सीवेज जनरेशन में और वृद्धि करती है, जबकि अधिकांश होटल धर्मशाला अब भी सेप्टिक टैंक या सोकपिट से ही काम चला रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी के प्रदूषित होने की रिपोर्ट्स के बाद बीते साल नवंबर के महीने जल संस्थान के मुख्य प्रबंधक ने कहा है कि अगर नवंबर महीने के अंत में रिपोर्ट यह बताती है कि नदियां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदी हो रही हैं या उनमें गंदा पानी छोड़ा जा रहा है तो अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। नवंबर से अब तक किसी अधिकारी के वेतन रोकने की खबरें नहीं आई हैं। अलबत्ता नवंबर महीने में ही दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि नमामि गंगे परियोजना शुरू हुए 8 वर्ष बीत गए, हजारों करोड़ रुपए अकेले हरिद्वार में ही खप गए और गंगा फिर भी मैली है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिना ट्रीटमेंट उसका पानी पीने योग्य ही नहीं रह गया है। परियोजना के तमाम महत्वपूर्ण कार्य लापरवाही, अनदेखी व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए शासन प्रशासन को गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह भी किया गया। नमामि गंगे परियोजना के तहत एक ऐसी नहर का वर्चुअली उद्घाटन तक करा दिया गया जो बिना उपयोग के अपने पहले ही ट्रायल में फेल हो गई थी, जबकि इस पर बजट पूरा खर्च हो चुका है। नमामि गंगे परियोजना का भ्रष्टाचार जांच का विषय है, लेकिन गंगा का पानी आज सिर्फ ऋषिकेश तक ही पीने लायक है, इसे सरकारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया जा चुका है। गंगा नदी से जुड़ी ये सभी रिपोर्ट अलग अलग सरकारी संस्थान बना रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इसे विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम बताती है। इसे समझना जरूरी है कि गंगा के प्रदूषित होने का एक सबसे मुख्य कारण म्युनिसिपल सीवेज है। जिस तरह से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अनियमित शहरीकरण बढ़ रहा है, उससे पर्वतीय शहरी इलाकों में भी जल्द हरिद्वार या कानपुर जैसे हालात बन सकते हैं। आज भले ही सरकार इसे एक राजनीतिक मुद्दा मानकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी बताए, लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है कि वो शहरी पर्वतीय जिलों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चला रही है और भविष्य में उसे कैसे मैनेज करेगी। सरकार वहां अनिवार्य पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बसे शहरों में बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन कैसे कर रही है।